अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है। और जो सैटरडे का दिन होता है ना, वीकेंड का दिन होता है, उस दिन वैसे भी लोग जो हैं वो सुबह से उठ के ये सोच रहे होते हैं कि जी आज तो मज़े का दिन है, जल्दी जल्दी काम करेंगे, घरों को जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो वीकेंड सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि वीकेंड जो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि वो प्लान कर रहे होते हैं, बाहर खाना पीना है, लोगों से मिलना जुलना है, फिर घर पे किसी गेस्ट ने आना है, आपने किसी को देखने जाना है, इस सारी सूरत हाल में वो ख़वातीन जो कि इस वक्त डाइट कर रही हैं, जिम कर रही हैं, वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हैं, उनके लिए भी एक ब्रेक डे होता है और वो भी इस दिन जो है वो थोड़ा सा रिलीफ होती हैं। या कुछ ख़वातीन जो हैं वो सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन जिम नहीं जाती हैं। अच्छा, आज हम वज़न कम करने के हवाले से बात करेंगे और वज़न कम करना ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है और वज़न किस तरह कम करना चाहिए और रोज़ाना कितना वज़न कम करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां ये करती हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वज़न कम करने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है और उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, स्किन उनकी लटक जाती है, स्किन टाइटनिंग ख़त्म हो जाती है, चेहरे की फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है और वो बीमार लगने लगती हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको बताते हैं कि माहिरीन सेहत ने जो है इस हवाले से तंबीह की है कि रोज़ाना आधा किलो वज़न कम करना इंतहाई गैर महफूज है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार नहीं है तो इस रफ्तार से, यानी तेज़ रफ्तार से वज़न कम करने से चर्बी नहीं बल्कि उसके पट्ठे ख़त्म हो जाते हैं। यानी अगर आप बहुत तेज़ रफ्तारी से वज़न कम करना चाहती हैं तो यकीन रखें कि आप बीमारी का शिकार हो जाएंगी। आपकी चर्बी नहीं, फैट नहीं, बल्कि आपके पट्ठे जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, आपको वीकनेस होना शुरू हो जाती है और इस नतीजे में हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन, बालों का झड़ना और ख़वातीन में जो हैज़ की बेकायदगी है, ऐसी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। यानी आपकी मंथली साइकिल जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो माहिरीन के मुताबिक महफूज वज़न में कमी की जो शरह है, यानी वीकली आप कितना वज़न कम कर सकते हैं, तो माहिरीन ये कहते हैं कि आप तकरीबन 0.5 किलोग्राम जो है वो वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे तेज़ी से वज़न कम करते हैं तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो गायब हो जाती है। इसके अलावा आपके चेहरे की ताजगी गायब हो जाती है, आप बीमार लगने लगते हैं और इस वजह से आपकी एनर्जी लो हो जाती है और आपको कई और बीमारियां जो हैं आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से, वीक होने की वजह से आपको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। तो हेल्दी रहें, फिट रहें, जिम ज्वाइन करें, वज़न कम करें, डिफरेंट टेक्निक्स अपनाएं, रेमेडीज़ करें, लेकिन जल्दी ना करें। वज़न कम करने में जल्दी करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं हम मौसम के हवाले से। कराची का मौसम जो है वो औसम है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है दर्जे हरारत तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो एक स्टांस आता है ना कि मौसम किस तरह स्टैटिक है, तो मौसम ऐसा है कि अब मौसम खुनकी से निकलकर खुश्की की तरफ आ गया है। रात में जो है वो खुनकी है, लेकिन दिन अब जो है उसमें ड्राई फील होता है। यानी ऐसा लगता है कि दिन में जो है वो खुश्क है, थोड़ा ड्राई है, थोड़ा सा कंजेशन आपको फील होता है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में नमी का तनासुब कम हो गया है, मौसम गर्म और खुश्क हो गया है। इसके अलावा माह नवंबर में, ये जो नवंबर का मंथ स्टार्ट होगा, माह नवंबर, इसमें दर्जा हरारत में कमी मुतवक्का है। अच्छा जी, ठीक है। कराची का दिन और रात का पारा 1 से 2 डिग्री कम होने का इम्कान है। रवा साल की सर्दी खुश्क रहने का इम्कान है। अच्छा, इसके अलावा जो है गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.7 और नमी का तनासुब 19% रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बता देते हैं कि ओवरऑल जो मौसम है वो कैसा रहेगा। हमारी स्क्रीन पर कुछ देर में जो वेदर फोरकास्ट है वो आपको नज़र आएगी, फिर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। सर्दियों के मौसम में ना मॉइस्चराइज़र लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, सर्दियों के मौसम में स्किन केयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। चलिए जी, वेदर फोरकास्ट हमारी स्क्रीन पर है। 9 बजे 11 बजे रहेगा जी 31 सेंटीग्रेड और 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी रहेगा 34 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आज है वीकेंड और आपने 2 दिन की करनी होगी ग्रॉसरी, तो जल्दी से चलते हैं और वेजिटेबल प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं, ताकि फिर हम जो है अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आप ये वेजिटेबल प्राइस के रेट्स जो हैं वो सुनते जाएं। सो हेयर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन वेजिटेबल प्राइस। अच्छा जी, आ गया है टमाटर 161, इसके बाद क्या है आलू 63, इसके बाद क्या है लहसुन 288, इसके बाद क्या है अदरक 345, इसके बाद क्या है गाजर 138, इसके बाद है तुरई 92,
इसके बाद क्या है जनाब, लौकी 92, इसके बाद जो है फूल गोभी आ गई है। कौन कौन खाता है फूल गोभी, 69 ये है जी। इसके अलावा खीरा जो है वो 127 पर है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, भिंडी 161 और हमारे पास है प्याज 92 पर। तो ये तो हो गए वेजिटेबल प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में जो है वो माल का हाल बताते हैं आपको कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो आज के करेंसी रेट्स कुछ देर में हमारी स्क्रीन पर हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे, तो आप जान सकेंगे कि करेंसी रेट्स जो हैं क्या हैं। सो हियर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन करेंसी रेट्स। जनाब ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो है 235, कुवैती दिनार है 922। अच्छा, इसके अलावा क्या है जनाब, इसके अलावा है यूके पाउंड 383, सऊदी रियाल 76, इसके अलावा यूएई दिरहम जो है 355 और यूएस डॉलर जो है वो 282 हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी जल्दी से आपके साथ में जो है गोल्ड के प्राइस शेयर करते हैं। अच्छा जी, आलमी मार्केट में सोना $53 महंगा होकर $4018 फ़ी ऑन्स पर पहुंच गया है। एक तोला सोना 5300 रुपये महंगा हो गया। एक तोला सोने के दाम 4,24,162 रुपये पर पहुंच गए। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये महंगा होकर 3,63,650 रुपये पर पहुंच गया। एक तोला चांदी जो है उसकी कीमत हो गई है 158 रुपये इजाफे से 5,192 पर ये पहुंच गई चांदी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं ई चालान के हवाले से। ई चालान के हवाले से अगर हम कुछ बात करें तो कराची पुलिस ने ड्राइवर्स को नए ई टिकटिंग निज़ाम ट्रैक से आगाह करने के लिए तरबियती मुहिम का आगाज़ कर दिया। अब ये तरबियती मुहिम का आगाज़ क्यों किया गया है जबकि ई चालान का सिस्टम तो अब नाफिज कर दिया गया है? ये तो इनको पहले इम्पोज करना चाहिए था, लोगों को ट्रेनिंग पहले देनी चाहिए थी कि भाई आप पहले ट्रेनिंग लें और उसके बाद फिर हम ये ई चालान का जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, चालान का जो सिस्टम है वो लेके आ रहे हैं। लेकिन अब चालान के सिस्टम के बाद जो है ये तरबियती मुहिम जो है उसका आगाज़ किया गया है। अच्छा, ये निज़ाम कैमरों के ज़रिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निशानदेही करके चालान घर भेजने की सहूलत देता है। तो सिंध पुलिस के 925 ड्राइवर 2 सेशंस में तरबियत हासिल करेंगे, जबकि इस निज़ाम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। अगर सिंध पुलिस के ये 925 ड्राइवर 2 सेशंस में अब तरबियत हासिल करेंगे तो फिर ये जो आवाम है इसकी तरबियत में कितना वक्त लगेगा, ये आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड। और इस पर देखना होगा और सोचना होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से एक और ख़बर जो है वो शेयर करते हैं कि कराची में एक शहरी को उसकी चंद साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मौसूल हो गया, जिससे वो हैरान रह गया। ज़ाहिर उसके लिए हैरानी की बात तो थी, उसको तो हैरान होना ही था। चालान 27 अक्टूबर को 5,000 रुपये का जारी किया गया और फिर उसमें बगैर हेलमेट सफ़र की खिलाफ वर्जी दर्ज थी। शहरी ने पुलिस से मुतालबा किया है कि चालान में मौजूद तस्वीर की मदद से मोटरसाइकिल बरामद की जाए। अच्छा जी, ये जो है ये खबर मैंने आपके साथ में शेयर की, यकीनन जो है वो आपको हैरानगी भी थोड़ी सी हो रही होगी और जिस शख्स के साथ ये मामला हुआ उसको भी हैरानगी हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेट्रो ऑफिस की। भाई, क्या मेट्रो ऑफिस कराची में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। 24 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी जो है वो कराची में है। पूरे मुल्क की 24 करोड़ की आबादी है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं जी गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और कराची में मेटा का दफ्तर कायम होना चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने कहा अफसोस की बात यह है कि कोई मेटा ऑफिस नहीं है। अफसोस की बात तो है गवर्नर साहब। गवर्नर साहब का कहना था कि हदफ $40 मिलियन की IT एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $40 बिलियन तक ले जाना है ताकि मुल्क को IT के ज़रिए मुआशी तौर पर मजबूत बनाया जा सके। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि इनके ऑफिसेस जो हैं वो कराची में हो और कराची जो है वो टेक्नोलॉजी का हब है। कराची जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने की एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर बेशक कोई एक्ट्रेस आके ये कह दे कि कराची जो है उसको पसंद नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से एक्ट्रेस जवेरिया जलील ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोगों को अपनी सोच जो है ना वो साफ़ रखनी चाहिए, तो फिर हर चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते जी FIA की। FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई, जिसमें गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुलजिम बिलाल सलीम को क्लिफ्टन कराची से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, FIA के मुताबिक मुलजिम के कब्ज़े से 55,000 अमरीकी डॉलर, मोबाइल फ़ोन्स और हवाला हुंडी से मुताल्लिक शवाहिद बरामद हुए हैं। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा था और बरामद शुदा करेंसी के बारे में वो काम को मुतमईन नहीं कर सका। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे जो है ना हमारी, वो हमारे लिए बड़ी एक
एक्साइटमेंट भी होती है, इसका सफ़र हमारे लिए जो है बड़ा यादगार भी रहता है। तो इसके सफ़र को यादगार बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवे मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव लेती है, कभी ट्रेन बेहतर करती है, कभी सहूलियात जो हैं वो बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे का बड़ा एक्शन इस दफ़ा सामने आया है, और ये एक्शन कुछ इस तरह से है कि ट्रेनों और स्टेशन पर फ़कीरों और गैर मजाज वेंडर्स के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, और इससे मेरे ख्याल में वहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको बड़ा सुकून मिलेगा। रेलवे पुलिस को सख्त निगरानी और फौरी कार्रवाई की हिदायत। रेलवे इंतज़ामिया का ऐसा कहना है, मुसाफिरों से अपील है कि किसी गैर मुतल्लिका शख्स या फ़कीर को देखने पर फौरी इतला दें। जी, ये जो इन्होंने एक्ट किया है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त एक्ट है कि अगर वहाँ पर वो किसी फ़कीर को देखें तो फ़ौरी इंतज़ामिया को इतला करें, क्योंकि लोग अपने मसाइल में लगे होते हैं, अपने सामान में, अपनी बाकी तर चीज़ों में लगे होते हैं। ट्रेन कब आएगी, किस तरह बैठना है, एक आप मेंटली जो है उस टाइम पर स्ट्रेस में होते हैं, चाहे आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप ट्रेन से जा रहे हो, प्लेन से जा रहे हो, बैठने के बाद यू फील रिलैक्स कि ओके फाइन, नाउ अभी मेरी सारी चीज़ें डन हो गई हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पे आप अपने सामान चेक कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, कोई खुशी में जा रहा है कहीं, कोई दुख में जा रहा है कहीं, उसके पीछे ये फ़कीर हजरात जो हैं वो पड़ जाते हैं कि जी आप हमें पहले दे दें, आप हमें पहले दे दें। इस वजह से जो है वो बहुत लोग पैनिक में आते हैं, सामान भी चोरी होता है, क्योंकि इनके भेस में जो है बहुत ऐसे जो जराइम पेशा अफराद भी होते हैं जिन्होंने इनका भेस बदला होता है। ऑल्दो इंसानियत की मदद और खिदमत करनी चाहिए, लेकिन ऐसे नौसरबाजों से जो है ना वो दूर रहना चाहिए। अच्छा जी, पेट्रोल प्राइसेस की बात कर लेते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से अवाम के लिए एक और ख़बर है, और वो ये है कि बस अवाम जाएं तो जाएं कहाँ। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि कोई अच्छी अच्छी ख़बरें भी जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं आती। तो जनाब, अवाम पर महंगाई का एक और वार, एक और बोझ। कराची आइट्स, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 43 पैसे इजाफे के बाद 263 रुपये 2 पैसे बढ़कर 265 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा होकर 275 रुपये 42 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर का हो गया है। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। बाबर आजम के हवाले से तो कल सबने देख ही लिया कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मनवाया है। रोहित जो है वो पीछे चले गए हैं, बाबर आजम रैंकिंग में अपने जो उनके रन्स हैं T20 के उसमें आगे आ गए हैं, लेकिन दूसरा T20 जो है वो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से जो है वो शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया था, जो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। फैसला कुन तीसरा मैच 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। अच्छा जी, तो अब लाहौर में ये मैच होने जा रहा है और ये होगा 1 नवंबर को। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, चलें, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। मैं मंगाती हूँ मेरी चाय, आप मंगाएं आपकी चाय। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। और टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद हैं, सीनियर करस्पॉन्डेंट आज़ाद भाई मौजूद हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए जी, आज है हफ्ते का दिन और वीकेंड वाइब्स के ऊपर ना इनसे भी पूछेंगे कि इनको हफ्ते का दिन जब शुरू होता है सुबह से तो कैसा लगता है। उससे पहले जो है बात कर लेते हम कि कराची में दुनियाए सकाफत का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो है वो सज गया है, और इसका इफ्तिताह किया है हमारे वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने। और जिस तरीके से इसका आगाज़ हुआ, कौमी तराने की धुन बजाई गई और उसके बाद प्रॉपर जो है इस मेले का आगाज़ किया गया, और दुनिया भर से सकाफती तौर पर अपनी सकाफत को पेश करने के लिए लोग आए। और बड़ा ज़बरदस्त जो है ये एक इवेंट है जो कि जारी रहेगा ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। और इसकी मज़ीद तफसीलात भी हमारे चले जी, आपने देखिए ये ग्लिम्सेस दुनिया के सबसे बड़े सकाफती मेले के, जो कि इस वक्त कराची शहर यानी हमारे पाकिस्तान में ही ओवरऑल जारी है। और दुनिया भर की नज़रें जो हैं इस मेले पर हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए हैं और अपना कल्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अशरफ भाई, कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी और कितना ज़बरदस्त ये मेला सजाया गया है। मतलब इससे एक तो कल्चर जो है वो भी एक्सचेंज होता है और आपको पता चलता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में क्या होता है, और पाकिस्तानी मेज़बानी और जो पाकिस्तान का कल्चर है वो भी दूसरों तक प्रमोट होता है। देखें सबा, ये एक होता है पूरी दुनिया से लोग आए हैं। और सबसे अहम बात कि वर्ल्ड कल्चर डे 2025 जो है वो मना 39 दिन चल रहा है, यानी 30 अक्टूबर को शुरू हुआ है, 7 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। 39 डेज़
मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो डिटेल आई है, यानी कि 141 ममालिक से जो शुरका हैं वो पूरी दुनिया से आके शिरकत कर रहे हैं। और जो आर्ट काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह और ये सारे वज़ीर आला सिंध भी आए थे, तो उनका आप स्पीच भी देख रहे थे, तो उनको मैसेज दे रहे थे कि इंग्लिश में कि वो सारे उनको खुशामदीद कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध, सिंध गवर्नमेंट, ये सब साथ खड़ी हुई है। और सबसे अहम बात कि जो वर्ल्ड फेस्टिवल ये हो रहा है वो भी कराची में हो रहा है। और ये जो मैसेज जा रहा है, आप देखें कि जो एक जाता था हमारा इमेज, तो अब 141 ममालिक के गैर मुल्की मंदूबीन आए हुए हैं। हाँ। और आपने देखा किस तरीके अपनी सकाफत को दिखा रहे हैं, इस तरीके से सिंध का कल्चर भी दिखा रहे हैं। सही। फिर ये सारे जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो आके दिखाएंगे। और यकीन करें कि हम लोग के लिए भी बहुत मसला हो गया है। हाँ। आर्ट काउंसिल में एट अ टाइम जो है, मतलब कि 4 या 5 जगह पे वो लाइव वो सारा सेशन चल रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारी भी जो लाइव सोर्स है वो भी लगी हुई है। फिर 3 रिपोर्टर भी डिप्यूट हुए हैं। हाँ। तब भी कम पड़े। हमें ऐसा लग रहा है कि सारे रिपोर्टर्स को जो है ना वहाँ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल, इतनी एक्टिविटी है माशाल्लाह क्योंकि वहाँ पे। दुनिया हाँ। को अगर दिखाएंगे ना, तो वो क्योंकि सिटी 21 जो है इस शहर का चैनल है, और जो एक्टिविटी हो रही है इतनी बड़ी, तो और भी एक्टिविटी हैं इसके साथ बिलोंगिंग। तो इसमें यह है कि आप सबसे बड़ा आपने देखा कि वो जो सारे थे, जो एक जब आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, तो सिक्योर जब फील कर रहा होता है, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि वो जो मोर वाला आपने देखा, जो जिसको देख के मैं बिल्कुल अब टाइम निकालना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। बिल्कुल। तो मेन ये है कि आप ये देखें कि जो मुख्तलिफ हॉल्स हैं, जो मैंने अभी वो लिस्ट भी देखी थी, 6 हॉल्स पे लगातार एट अ टाइम जब ये स्टार्ट होता है, एट अ टाइम अलग अलग अपने जो शोज दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आके देख रहे हैं। हाँ। फिर वो जाके एक्टिविटी देख रहे हैं। तो सबसे अहम बात जो मैंने नोट कर रहा हूँ मैं, पिछले साल भी हुई थी, इस दफ़ा मजीद बढ़े 39 डेज, यानी कि 30 अक्टूबर को शुरू हुआ है और शहरी परेशान नहीं हो। 7 दिसंबर तक चलेगा। 39 डेज ये जारी रहेगा। और 141 ममालिक के मंदूबीन जो हैं वो आए हुए, और बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए, उसकी डिटेल भी है। मगर इसमें अगर देखा जाए कि हर मुल्क जो है अपनी बड़ी तादाद में जो उनके आर्टिस्ट आए हुए हैं, आपने देखा वो अपना वो जो सकाफत है वो दिखा रहे हैं, अलग अलग किस्म का। और जो हमारे भी गानों के ऊपर, जो मौसीकी के ऊपर, फिर हमारी धुनों के ऊपर वो भी अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो वो जो देखना है ना, वो टाइम आपको, एक तो मौसीकी आपको पता है जी कि वो सुन के ना बिल्कुल आप। अच्छा, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो मौसीकी वैसे ही जो है वो जब आप बहुत स्ट्रेसफुल कामों से जब जाते हैं, और स्पेशली जब आर्ट्स काउंसिल में जाते हैं और वहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही होती है और दूसरी कंट्री के भी लोग आए हुए होते हैं ना, तो आपको एक तो सुनने का, समझने का, सीखने का बड़ा मौका मिलता है, मुख्तलिफ लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, और फिर ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आपको ये पता चलता है अच्छा जी इससे भी आगे दुनिया में ये सारा कुछ हो रहा है, अच्छा जी जो है वो लोक फनकारी को इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, ओके इस तरह से भी साज जो है वो बजते हैं, इस तरह से भी लोग जो है वो गाना गा सकते हैं, ऐसा कल्चर भी जो है वो सामने आता है। तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है। आज़ाद भाई, आप इस एक्टिविटी को जो है वो कैसे देख रहे हैं, कितना हेल्दी एक्टिविटी है? और स्पेशली विंटर सीजन है ना, इसमें तो कराची हाइट्स को इस तरह की एक्टिविटीज़ चाहिए ही होती है। मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार है ईद फेस्टिवल का ना, कराची ईद फेस्टिवल का, वो उसके बारे में बताइएगा कि वो कब से जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबा ये बात है, इस वक्त जो मैंने अपने टीवी स्क्रीन में देखा है कि जो इसकी जो आगाज हुआ सूफी फन से हुआ है, तंबूरे से। तंबूरा मोइन के दड़ों के दौर का है। हाँ। उससे वो उसकी साज की रिदम अपनी है। तो उससे आगाज हुआ है, क्योंकि सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ अमन भाईचारे का हम पैगाम देते हैं पूरी दुनिया को। इसका आगाज तो हो चुका है, लेकिन सबा मुझे याद है कि मैं अखबारी दौर में कराची में यहाँ जैसे आया था उमरकोट से, तो एक बड़ा इवेंट इस तरह का आलमी मेला सजा था अपना कश्मीर चौक, कश्मीर रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वो इस तरह का था। वो था मुशर्रफ का दौर था। उस वक्त मेरे ख्याल से इसका मिनिस्टर था कल्चर का, वो था शबीर कायमी साहब, जो MQ का था, मुशर्रफ अरबाब रहीम की काबीना में। अच्छा, मैं रिपोर्टिंग करने गया था वहाँ पर, हैरान हो गया, एक ही मुकाम पर कम से कम 20 से 25 इवेंट थे। शहरी मुशारा, अदबी लेक्चर, महफिल मौसीकी, मुख्तलिफ खेल के सजे हुए थे। लेकिन ये भी इस तरह का इवेंट है, इसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें फ़न के फ़नकार भी हैं, गुलकार भी हैं, अदाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो खेल से हमारे जो सूबे के ममालिक के, वहाँ के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और इस तरह जिस तरह आज इसका आगाज़ तो आर्ट्स काउंसिल कराची से हुआ, लेकिन ये मुख्तलिफ मुकामात पर इसके इवेंट्स होंगे। इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में इजलास हुआ था, जिसमें अमन शाह साहब भी शरीक हुए थे। तो मुझे वो उसी मुशर्रफ दौर का दौर याद आ गया। तो ये आज सचलगोट में इसका मलाखड़ा सजेगा। मलाखड़ा हमारे सिंध का खेल, बड़ा मशहूर खेल है मलाखड़ा। हाँ,
तो उसमें मतलब बल पहलवान जो है, बॉडी बिल्डर, चलिए जी, मलाखड़ा के हवाले से जो है आजाद भाई से मजीद भी अशरफ खान जानेंगे। जी जी बिल्कुल। खान साहब कहते हैं हमारे 3 रिपोर्ट हम 3 रिपोर्टर का पूरा दफ्तर वहाँ शिफ्ट करेंगे, कराची का सबसे बड़ा फिर भी कम है, इतनी एक्टिविटी है। बिल्कुल जी, चलिए जी, मलाखड़ा के बारे में और सिंध के मुख्तलिफ गेम्स के बारे में, कल्चर के बारे में मजीद जानेंगे आजाद भाई से भी। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है यहाँ। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी हवाले से करते हैं ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। बात हो रही है दुनिया सकाफत के सबसे बड़े मेले की, जो कि कल्चर फेस्टिवल कराची में जारी है और बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल है और इसकी कई ऐसी खूबसूरती है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अशरफ भाई, इसकी मज़ीद कुछ तफसीलात बताइएगा कि ये कब तक जारी रहेगा और कितने डेज़ जो है ये हमारे लिए खूबसूरतियाँ बिखेरता रहेगा, आवाम को खुश करता रहेगा, लोग महसूस होते रहेंगे मुख्तलिफ कल्चर से। देखिए सबा, ये कल शुरू है 30 अक्टूबर का इसका जो पूरा प्लान है, उसके लिए लोग जो आए 41 ममालिक से जी, और ये 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो इसमें अभी ये डिटेल मंगाई है मैंने जी, तो मैंने कहा क्योंकि कवर भी करना है तो इसको चेक कर लो। तो इसमें क्या वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जो है 45 थिएटर होंगे, 60 म्यूजिक शो होंगे यानी परफॉर्मेंस होगी, और इसके बाद जो 25 डांस परफॉर्मेंस जो स्पेशल जो आप देख रहे थे उसके लिए 25, और ये लंबे होते हैं, ये 1-2 मिनट के नहीं होते, पूरी परफॉर्मेंस लंबे डांस परफॉर्मेंस वो हर म्यूजिक पे, यानी कि अगर 10 ममालिक हैं तो वो अपने अपने, जैसे आपने देखा होगा ना डांस कंपटीशन चलता है जी जी बिल्कुल, तो वो अपने अपने मुल्क के आके उसको कंपटीशन टाइप का वो दिखाएंगे लोगों को, ये हमारी सकाफत है सही। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखा जाए कि इसके अंदर सबसे अहम 6 एग्जीबिशंस हैं, 25 जो है अक़वामी बैन अक़वामी हैं, और जो 30 जो है कौमी सतह पे जो है वो मुसफ़िर जो अपने आके जो पेंटिंग्स वगैरह वो भी दिखाएंगे, उससे अपना मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो किस मुल्क का, और ये जिसमें पाकिस्तानी भी हैं। और यहाँ पे पाकिस्तानी देखें, आपने देखा होगा कि तस्वीर खुद बोलती है, यानी अगर आप मैसेज देना चाहें तो तस्वीर से भी दे सकते हैं सही। इसके अलावा अगर देखा जाए इसमें यहाँ पे जो लोग हैं जो इसमें जो अभी बता रहे हैं कि 1000 जो फनकार परफॉर्म करेंगे। आप सोचें, आप 1000 वो मतलब के फनकार जब आएंगे और 39 डेज़ हैं और उनको टाइम मिलेगा, तो वही मैं बता रहा था, अभी जो शीट आई है आर्ट काउंसिल में 5 अलग अलग स्पॉट हैं सिर्फ आर्ट काउंसिल में, अब वो एट अ टाइम शुरू हो रहा है। और जो लोगों की जो जब वज़ीर आला कल आए थे जी जी, और उनका वो देखा था, जो वो भी देख के बड़ी मतलब आपने देखा उनकी वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और कल जब मैंने देखा तो हमारी टीम थी जो हम लाइव कर रहे थे जी, तो जब वो आए तो आके जो उनकी खुशी थी ना, वो सबको हाय उन्होंने किया इंग्लिश में, क्योंकि गैर मुल्की थे तो उनको मैसेज भी दिया। और जब वो आके दिखाया ना, तो सीरियस जो सिक्योरिटी आप वगैरह वहाँ देखें, क्योंकि आर्ट काउंसिल आपको पता है बिल्कुल उसके बराबर में रेड जोन के अंदर है, और उसके साथ जो सिक्योरिटी का जो है, तो हमारी पुलिस, SSU, दीगर रेंजर्स और ये सब वहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए मौजूद है। आप पब्लिक आराम से जाए, कोई इतनी टेंशन नहीं, लेकिन वक्त से पहले जाना होगा क्योंकि रश तो है। और सबके ऊपर है, जैसे आप जा रहे हैं, आप देखते हैं ना कि मुझे ये देखना है, जैसे मूवी देखने जाते हैं तो हम सिनेमा में जाके डिसाइड करते हैं क्या देखना है, तो यू कैन डिसाइड, वहाँ वो लगे हुए मेन्यू कह देंगे आप तो किस हॉल में क्या हो रहा है, तो जो आपका शौक है वो आप जाके देख सकते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि एक ही जगह रखते, जो मैंने पूछा भी था तो कहते वो रश हो जाता ना। हमने अलग अलग परफॉर्मेंस जो है आर्ट काउंसिल में अलग अलग जगह पे रखी हुई है, और जिसको जो पसंद आ रहा है वो जाके देखे, और वो कंटिन्यू चल रही है। और आप इधर से शिफ्ट हुए, दूसरे हॉल में गए, तीसरे हॉल में गए, चौथे हॉल में गए, 5वें हॉल में गए, तो परफॉर्मेंस कंटिन्यू चल रही है। अब ये जो एक्टिविटी है, सबसे अहम बात सबा 141 ममालिक से 1000 फनकार, और आप देखें कि जो फ्रूटफुल जो एक्टिविटी है फनकारों की, और क्योंकि आपने देखा, मुझे तो अभी तो इसमें सबसे ज़बरदस्त वो अभी मैं जाके फिर लड़ूंगा, मतलब ये लगाओ वो जो मोर वाला है ना, मोर वाला, अच्छा वो अशरफ भाई को तो मोर वाला पार्ट है ना वो पसंद आया, आजाद भाई को वो तंबूरा कौन सा, वो भी मोर थरका है, मैं थरका हूं, हाँ जी, आजाद भाई भी अगर एक सॉन्ग है, हाँ मोर तो टिले राना, मोर मैं चिरारा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने स्कूल के दौर में उस पर डांस कर चुका हूं, बस थोड़ा सा गुनगुना देना फिर आप जरा। मोर तो टिले राना, मोर तो टिले हटल तुझे कुले, मोर तो टिले राणा, मोर तो टिले, मोर तो टिले राणा, मोर तो टिले। इसके लिए बड़ी कल्चर फेस्टिवल का असर ये है कि हर इंसान के चेहरे पे खुशी है, एवरीबॉडी फील लाइक डांस। कल्चर तो है यहाँ का, हमारे कल्चर है, सबका कल्चर है। तो कल्चर
हमारी जो तहजीब सिंध की जो तहजीब उसमें जो कल्चर जो है ना वो रिच कल्चर है। रिच हर किसी की अपनी पहचान है। मिसाल तौर पर यहाँ पर आप अजरक उठाकर देखेंगे वो कितनी खूबसूरत है। आप मोर देखिए कितना खूबसूरत है। आप यहाँ का हिरन देखिए कितना खूबसूरत है। पता है हमारे थरपारकर में मोर और हिरन ऐसे जानवर हैं जिनके खाल जो है हम कुरान पाक पर रखते हैं। मोर के पर हम कुरान पाक पर रखते हैं। एक पाक पवित्र एक परिंदा है, एक पाक पवित्र जानवर है। अगर उसको कोई शिकार करे, उसको मार दे कोई, या उसका अगवा करने कोशिश करे, उठाने की कोशिश करे, हम थर के लोग लड़ते हैं। मैं हालिया ही कुछ दिन पहले मैं शादी में गया था, तो ड्राइवर था अपना सरायकी था, वो देखकर मोर, अरे मोर घूम रहे, मोर पकड़ो, अरे भाई मोर ये पकड़ो, लोग मार देंगे। तो मोर हो गया, हिरन हो गया, कई ऐसी हमारी यहाँ सिंध की सकाफत है, तहजीब हमारी पहचान है। उस वजह एक सिंध पर एक वक्त के बादशाह ने हमला किया था। तो मोर परिंदा लेकर चला गया अपने इलाके में, मतलब बेरूम था, वहां चला गया। तो एक तारीख है, उसकी वालिदा ने पूछा ये क्या है? बोला मोर है। बोला खुदा के बंदे आप हम क्या करें? बोला हम जंग लड़ रहा हूँ। बोला कहने लगा खुदा के बंदे जिस इलाके का परिंदा इतना खूबसूरत है वहां के लोग कैसे कितने बड़े खूबसूरत, उसने जंग ही बंद कर दी थी। अच्छा, ये तारीख का हवाला है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तहजीब से नमोदार हैं, पहचान रखते हैं, लेकिन इस वक्त कराची को सिर्फ ये ना समझा जाए टारगेट किलिंग है, स्ट्रीट क्राइम है, चोरियां, डकैतियां, कचरा, इससे हम बाहर निकले। इस वक्त कराची के शहरी न सिर्फ सीवियो जाएं, न सिर्फ कलरी झील जाएं, न थरपरकर जाएं घूमने के लिए। आज का जो आलमी मेला सजा हुआ है इसको एंजॉय करें, दुनिया को देख, दुनिया क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आजाद भाई कि आलमी मेला जो ये सजा हुआ है ना, हाँ इसको एंजॉय करें, खुश रहें, दूसरों की सकाफत से भी महसूस हों और अपनी सकाफत भी बताएं कि जी हमारी इतनी खूबसूरत सकाफत है, हमारा इतना खूबसूरत कल्चर है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं रेसिंग की, अब कुछ बात कर लेते हैं ऐसी एक्टिविटी की जिसको करके हम सबको बड़ी खुशी मिलती है लेकिन डर भी लगता है, और हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये कार्टिंग तो ज़रूर की है। तो ओमनी कार्टिंग के हवाले से जो है वो बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो सैयद उवैस नकवी साहब मौजूद हैं जो कि टीम के प्रिंसिपल हैं, और ये ओमनी कार्टिंग सर्किट से जो है इनका ताल्लुक है। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आपकी जो ओमनी कार्टिंग सर्किट है ये कैसे जो है वो काम करता है, और लोग किस तरह आके एंजॉय करते हैं, और कितना सेफ है? देखें ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारा कार्टिंग सर्किट है, और इस पे कोई भी आ सकता है फ्रॉम एज यंग एज 7 years old बच्चा। अच्छा। जी बिल्कुल। और वी हैव जूनियर कार्ट्स फॉर 7 and above, एज ओल्ड एज 70 years old। अगर आपका शौक है और आप करने के काबिल हैं तो मेल हैं, फीमेल हैं। 7 साल से 70 साल तक की उम्र के अफराद जाके कार्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। Are you sure? That's really great. That's really great. Yeah, और you know मेल फीमेल बॉयज गर्ल्स सब लोग कर सकते हैं, आते हैं। अच्छा। और बस it's a recreational और fun activity. It's a very but at the same time it's also a very healthy sport अगर आप उसको सीरियस लेना चाहें as a sport. अच्छा, ये ओमनी कार्टिंग सर्किट जो है बाकी जो सर्विसेज लोग देते हैं इसी तरह की कार्टिंग की, उससे किस तरह मुख्तलिफ है? देखिए सबसे पहली बात यह कि एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मेंटेन किया हुआ है जिसमें ट्रैक की स्पेसिफिकेशन है, उसकी लाइटिंग की स्पेसिफिकेशन है, उसके सेफ्टी बैरियर्स और सेफ्टी सिस्टम्स, और फिर जो कार्ट्स हम दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मिला के एक वो स्टैंडर्ड और एक लेवल क्रिएट होता है विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर फैसिलिटीज़। तो हमारी कोशिश यही रही है कि जो मैंने बाहर इंटरनेशनली ट्रैक्स देखे और जिन पे ये एक्टिविटी मैंने की तो वही स्टैंडर्ड लेके हम यहाँ पे आए और उससे बेहतर कोशिश है कि करें, उससे बेहतर कोशिश करें। अच्छा, लोगों का कैसा रिस्पांस आता है वैसा? देखें फॉर द मोस्ट पार्ट आप हर एक को खुश हर वक्त नहीं कर सकते, बट फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत अच्छा लगता है लोगों को। एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एक बहुत ही फैमिली और फ्रेंडली और फन एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि फ़न भी रहे, फ्रेंडली भी रहे और फैमिली ओरिएंटेड, और वो कि भाई ये नहीं हो कि सिर्फ मेल्स या बॉयज़ डोमिनेटेड हैं। तो जो लोग आते हैं बच्चे और फैमिलीज़ एंड दे हैव अ गुड टाइम। सही। अच्छा, ये बताएं इसकी सेफ्टी के लिए जो है वो आप लोगों ने कौन से जो है वो मेजर लिए हुए हैं? उसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले जो है कोई भी जब आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो वो एटलीस्ट वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखें जो जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स हैं फ्रॉम हमारे ट्रैक पे मार्शल्स होते हैं,
सो हमारे ट्रैक पे मोस्ट कॉर्नर्स पे हमने मार्शल्स को रखा है, जो फ्लैग्स के थ्रू ड्राइवर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्रैक पे जाने से पहले हर एक को लाजमी है, हर दफ़ा आप जब आएँ तो आपने सेफ्टी ब्रीफिंग लेनी होती है। उसमें वीडियो ब्रीफिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, फिर हमारा एक सेफ्टी मार्शल जो है वो वर्बली चीज़ें समझाते हैं, फिर पूरा जो ट्रैक है वो कैमरा से कवर्ड है, सो वी नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो काफ़ी चीज़ों को लेके चलते हैं इस तरह। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सेफ्टी है और बहुत सारे आपने जो है वो इसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए हैं। लोगों की तादाद, कितनी तादाद में लोग आते हैं, कितने लोगों को पता है और कितने लोग इसको पसंद करते हैं? और अगर आपने जिस तरह से भी ब्रेक लिंक में बात कर रहे थे कि प्रोफेशनली अगर लोग आगे जाना चाहें तो ये बेस्ट है आपका ओमनी कार्टिंग सर्किट? देखिए बिल्कुल, आई थिंक लोगों को पसंद तो काफ़ी लोगों को आ रहा है और अच्छा रह रहा है, वी कीप बिजी। और मोटर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, रेसिंग में आगे बढ़ने के लिए कार्टिंग जो कहलाती है, जो फॉर्म ऑफ मोटर स्पोर्ट जो हम करा रहे हैं, वही स्टार्टिंग पॉइंट है और उस तरह ही सारे स्किल डेवलपमेंट और रेस क्राफ्ट डेवलपमेंट होती है। तो आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कार्टिंग अच्छी नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते तो आगे जंप करके दूसरे लेवल्स पे जाना या उनमें सक्सेसफुल होना मेरी ओपिनियन में नामुमकिन है, ठीक है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो और हम लोग प्रोग्राम्स अब इन प्लेस कर रहे हैं, लोकल रेसिंग और लोकल चैंपियनशिप्स, कि भाई जो लड़के लड़कियां इंटरेस्टेड हैं वो इस स्पोर्ट में आएँ, हमारे पास आके कार्टिंग करें, हमारे लोकल रेसेस में हिस्सा लें और अपने को बेहतर करें ताकि फिर आगे जाने की और अपॉर्चुनिटीज़ बने, बेहतर करें और आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बने। अच्छा, ये बताएं कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं आपके और किन टाइमिंग्स पे लोग आ सकते हैं? कितने दिन तक आप लोगों का जो है ये सेशन ऑन रहता है और कितनी देर की ये ओवरऑल पूरी कार्टिंग होती है, पूरी राइड होती है? सो हम लोग मंडेज के अलावा वी आर ओपन ट्यूसडे टू संडे। मंडे, व्हाई नॉट मंडे? बस एक दिन वो जरा स्टाफ को भी ऑफ देना होता है, छुट्टी करनी होती है। सो मंडे, यू थिंक कि मंडे इज अ बिजी डे, तो लोग मंडे को कम आएंगे तो मंडे ऑफ रख लिया जाए? नहीं, एक्चुअली मंडे इज कंसीडर्ड नॉट बिजी डे, तो इसलिए एंड वी आर ओपन फ्रॉम 3 o'clock इन द आफ्टरनून टू 2 in the night, तो आप आ सकते हैं। और 2 AM जी, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सही। अच्छा, तो ये बताएं कि ख़वातीन, बच्चे और जो बॉयज़ हैं, ज़्यादातर कौन आता है कार्टिंग के ऊपर या फैमिलीज़ वगैरह? देखिए मिक्स है, डिपेंड करता है, यू नो, अर्ली इन द आफ्टरनून जो है वो यंग चिल्ड्रन और फैमिलीज़ अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको लेके आती हैं। फिर जैसे जैसे शाम होती है तो यूजली टीनेजर्स आते हैं, यू नो, और फिर लेटर इन द नाइट इज मोर यंग अडल्ट्स, यू नो, हु कैन स्टे आउट लेटर एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो मिक्स रहता है। सो डे एंड नाइट में कुछ डिफरेंस तो नहीं लगता? ठीक है वहाँ पर लाइटिंग एंड ऑल दैट, बल्कि ज़्यादा आप बेहतर बता सकते हैं कि किस टाइम पर कार्टिंग जो है वो ज़्यादा मज़े की होती है? देखें, वैसे तो मैं कहूँ कराची का मौसम और चीज़ें देखते हुए तो नाइट टाइम इज़ मोर कंडूसिव, बिकॉज ज़रा टेम्परेचर और वेदर जो है वो माहौल और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, हवा चल रही होती है। दिन में ऑब्वियसली आपको पता है दोपहर में ज़रा धूप और गर्मी ज़्यादा होती है। सो अगेन मगर डिपेंड करता है। जहाँ तक चलाने की बात है, दोनों टाइम में, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में ड्राइविंग का मज़ा अलग अलग है, कंडीशंस वेरी करती हैं, तो ड्राइविंग स्टाइल और चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा, इस कार्टिंग पर रेसिंग करते हैं लोग? बिल्कुल करते हैं। सही। अभी हम लोग लोकल रेसेस भी करा रहे हैं, तो हमारा एक बहुत अच्छा पूल ऑफ मे बी 50-60 वेरी गुड ड्राइवर्स बन चुका है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। और या एब्सोल्युटली, दे आर, प्लीज इनवाइट देम शो, इनवाइट देम ऑन शो प्लीज। बिल्कुल लेके आएंगे। और अब हम यहाँ से लेके भी गए थे टीम को, जो हमारे 2 यंग राइजिंग स्टार्स ड्राइवर्स थे, तो उनको अभी अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम एशिया पैसिफिक एक मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप हो रही थी श्रीलंका में, तो वहाँ 2-man टीम को हम लेके गए और उस टीम ने, उन लड़कों ने 2nd पोजीशन हासिल की। That's really great, that's तो really great. वो पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर रेस करने गए। सही। अच्छा, मेरे जैसे लोग डरपोक से और शौक रखने वाले, नहीं शौक भी बड़ा है कि जी करनी है कार्टिंग और डर भी लगता है, हमारे जैसे लोग आ सकते हैं वहाँ पे? फिर पीछे से ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि हमारे पीछे से कोई आ रहा है, डर लग रहा है, जो आम कार्टिंग होती है यहाँ पे उसमें भी ये डर लग रहा होता है कि पीछे से आके आपको कोई हिट ना कर दे या यू नो कोई इंजरी ना हो जाए या सही से चल जाएगी या नहीं चल जाएगी? मेरे जैसे डरपोक लोग कर सकते हैं ये कार्टिंग? देखें, कर सब सकते हैं, बट क्योंकि मोटर स्पोर्ट है और समटाइम्स वो पलट भी जाती है, इट हैपेंस।
वेरियस टाइम बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, वो पलट जाती है, तो बहुत सारे जो है ना वो रिजर्वेशंस होते हैं लोगों को, वो थोड़ा सा बताएं ताकि डरपोक लोग भी जाएं और थोड़ा सा बहादुरी का काम करके आए। आपको जब आप खुद कार्टिंग कर रहे हैं और ट्रैक पे हैं, हाँ। तो आपको जितना आपका स्किल लेवल है या कंट्रोल लेवल है, आप उस स्पीड पे स्लो या फास्ट चला सकते हैं। तो आप वो चीज़ अपने दिमाग में रखें कि आप अपने लेवल की कंट्रोल में रहें। हाँ। और जहाँ तक ये बात है कि कुछ हो सकता है, तो वो एलिमेंट ज़रूर है, बिकॉज आपके साथ 20 और लोग ट्रैक पे होंगे और कोई आपको मतलब हिट कर सकता है, हिट कर सकते हैं, मगर इवन दो हम लोग उसको यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे कार्टिंग से प्रॉब्लम है कि मैं चाहती हूँ ट्रैक मिल जाए मुझे सुकून से, अकेला ट्रैक मिल जाए जिसमें मैं अकेले जा रही हूँ। ऑल्दो ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने ये रिजर्वेशन पूछा ना आपसे अपना कि भाई मुझे जो है ना मेरे जैसे डरपोक टाइप के लोग जो हैं जिनको पूरा सीधा खुला ट्रैक चाहिए कि भाई आगे पीछे कोई ना जा रहा हो, तो लेकिन ये किस तरह के इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? कोई हो सकते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड 20 पीपल कैन बी ऑन ट्रैक, तो आपस में कंफ्यूजन इंटेंशनली कोई नहीं करता। हाँ। मगर वही बात है कि वो अनइंटेंशनली विदाउट कि आपका वो स्किल लेवल नहीं है और आप ज्यादा तेज कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। हाँ। बट आप जैसे लोगों के लिए बेस्ट ये है कि जैसे अर्ली टाइम में आए, जब ट्रैक ओपन होता है तो उस वक्त रश कम होता है। हाँ। तो आपको एम्प्टी ट्रैक मिलेगा, तो आप आराम से सुकून से चलाएं। तो ये एम्प्टी ट्रैक कब मिलता है? सुबह में 3 बजे, दोपहर में 3 बजे धूप में अकेले अगर आपने कार्टिंग करनी है, कम लोगों के मौजूदगी में कार्टिंग करनी है, तो 3 बजे जाएं, चाहे बेशक धूप हो, लेकिन थोड़ा शौक पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वही साहब, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, इस सेगमेंट में खुशामदीद, जिस सेगमेंट में होती हैं आपकी बातें, खूबसूरती की बातें, वज़न कम करने की बातें, स्किन रिजुविनेशन की बातें, हेल्दी रहने की बातें और फिट होने की बातें। तो सबसे पहले जो है वो किचन से स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट का, और किचन में होते हैं जनाब ऐसे बर्तन जो कि बड़े भगोने होते हैं और काले काले उन पे निशान पड़ जाते हैं। जब आप चूल्हे पर रखते हैं बड़े भगोनों को, तो वो जल से जाते हैं और फिर वो साफ़ नहीं हो पा रहे होते, या फिर जो चूल्हे होते हैं उनके ऊपर काले काले निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, टाइल्स भी होते हैं। तो काले बर्तनों को चमकाने का आजमूदा टोटका मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और आपने करना ये है कि आपने सिरका लेना है आधा कप, फिर आपने क्या करना है कि आपने बेकिंग सोडा लेना है 2 खाने के चम्मच, फिर उसके बाद आपने लीमू का रस लेना है 2 खाने के चम्मच, फिर गर्म पानी लेना है हस्बे ज़रूरत, सिरका, बेकिंग सोडा, लीमू का रस। अब इसके बाद ये सब आपने एक बड़े बर्तन में गर्म पानी डालना है, उसमें सिरका, बेकिंग सोडा और लीमू का रस शामिल करना है। अब जो काले बर्तन है उसको इस सोल्यूशन में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। ठीक है, इसके लिए बड़ा सा कोई टब ले लें और सारे काले बर्तन जो है ना, ये पतीलियाँ होती हैं आपके भगोने या जो भी है आपके बर्तन, वो भिगो दें और फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद इनको वापस निकालें और नर्म स्पंज या कपड़े से हल्के हाथ से रगड़ें और बर्तन हो जाएंगे आपके साफ़। और उसके बाद ज़रूर आपने हमें कॉल करके बताना है कि जी जो आपके बर्तन हैं वो कैसे चमकते हुए जो है वो बाहर आते हैं उस पानी के महलूल से। तो काले बर्तनों को चमकाने का ये टोटका मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हर खातून को, हर लड़की को, चाहे वो 16 साल की है तो उसको 14 साल का लगना है, चाहे वो 20 साल की है तो उसको 18 साल का लगना है, अगर वो 30 साल की है तो डेफिनेटली उसको और छोटा लगना है। तो जितनी एज बढ़ती जाती है, ख़वातीन चाहती हैं कि वो अपनी बढ़ती हुई उम्र के असरात को रोक लें, बढ़ती हुई एज को रोक लें। तो इसके लिए बहुत सारे ख़वातीन जो हैं वो एस्थेटिक्स जो क्लिनिक हैं उनका रुख करती हैं, मुख्तलिफ जो है वो प्रोसीजर्स कराती हैं, माइक्रो नीडलिंग कराती हैं, केमिकल पील ऑफ लेती हैं। लेकिन घर बैठे भी आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के असर को रोक सकते हैं, घर बैठे भी आप जवान नज़र आ सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने बनाने हैं ये सारे मास्क। इसमें से जो आपको मास्क अच्छा लगता है, जो रेमेडी आपको अच्छी लगती है वो ज़रूर अप्लाई करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब शहद के मास्क की। ठीक है, तो आपने इसको करना ये है कि शहद को अपनी स्किन पर लगाना है 15 से 20 मिनट और फिर उसको आप छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है और पानी से मुंह धो लेना है। अब शहद है एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात का हामिल, ये स्किन को साफ़ करेगा और चमकदार बनाएगा और आपकी लुक जो है वो यंग हो जाएगी, बेबी स्किन होगी और ग्लो ग्लो करेगा चेहरा। नेक्स्ट आपने क्या करना है,
दूध और शक्कर का स्क्रब आपने बनाना है। दूध और शक्कर को मिलाकर आपने अपनी स्किन पर लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करें। क्या करेगा, ये स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और इसे नरम बना देगा और आपकी स्किन ग्लो ग्लो करेगी और आप यंग नज़र आएंगे। खीरे का मास्क कैसे बनाएंगे? खीरे को पीसकर अपनी स्किन पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। खीरे में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को ठंडक और ताजगी देते हैं और आपकी स्किन फ्रेश और यंग लुक देगी। अच्छा जी, बादाम का तेल। बादाम के तेल को अपनी स्किन पर आपने लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करना है। बादाम का तेल स्किन को नरम बनाएगा, चमकदार बनाएगा और आपको कर देगा यंग और आप लगेंगे जनाब अपनी उम्र से बहुत कम। तो ये सारी रेमेडीज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की और ये रेमेडीज़ जो हैं आपकी स्किन को कर देंगी ज़बरदस्त। तो घर बैठे जो है वो अपनी स्किन को बेबी लुक देने का तरीका, ये चारों रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर की। ज़रूर आपने इसको अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं रेसिपी ऑफ द डे की। अच्छा जी, रेसिपी ऑफ द डे है जी आज हमारे पास ग्रीन डिटॉक्स स्मूदी। ये कैसे बनेगी? इसमें लेने हैं आपने आयरन से भरपूर पालक के पत्ते। अच्छा जी, उसके बाद आपने लेना है सेब 1 अदद और पालक के पत्ते जो हैं आपने 1 कप लेना है। उसके बाद आपने खीरा लेना है आधा अदद, यानी आधा खीरा जो है वो आप कट कर लें। उसके बाद आपने लेना है लीमू का रस 1 चम्मच और उसके बाद आपने लेना है जनाब शहद 1 चाय का चम्मच। फिर आपने पानी लेना है 1 कप। फिर आपने जो बर्फ़ है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेनी है। अब करना क्या है, हमारे पास पालक के पत्ते हो गए, सेब, खीरा, लीमू का रस, शहद, पानी और बर्फ़ हो गई। अब हमने करना है कि तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड करना है। उसके बाद हम इसको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ब्लेंड हो गया है, दैट्स फाइन। उसके बाद जो है डायरेक्टली आपने इसको ग्लास में डालना है और फिर उसके बाद ये स्मूदी जो है जिस्म से जहरीले मादे खारिज करती है, जल्द को निखारती है, वज़न कम करने में मदद देती है और दिन भर जो है वो ताजगी का एहसास आपको होता है कि जी ये तो हमारी स्किन जो है ताज़ा ताज़ा नज़र आ रही है। तो ये टॉक्सिसिटी जो होती है ना बॉडी के अंदर की, ये भी रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आपने ज़रूर बनानी है ये ग्रीन डिटॉक्स स्मूदी। ये आपके बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च है कि अगर आप बाकायदगी से यानी रेगुलरली खीरा खाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो खीरा खाने के फ़ायदे जो हैं वो बहुत सारे हैं। ये आपकी कैलोरीज़ को कम करता है, ये ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अच्छा, खीरे में जो है कैलोरीज़ कम है लेकिन विटामिन सी, के, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, ये एंटीऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके दिल कैंसर और दीगर बीमारियों से बचाता है। पानी की कमी जो है वो दूर कर देता है। 96% पानी पर मुश्तमिल खीरा जिस्म को हाइड्रेट रखता है। वज़न कम करने में भी मदद करता है। कम कैलोरीज़ के बाइस डाइट के लिए बेहतरीन इंतखाब है। ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ज़ियादतीज़ के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। हाजमा बेहतर बनाता है। फाइबर और पानी कब्ज़ दूर करके निज़ाम हज़म बेहतर बनाता है। जल्द के लिए मुफीद है, जल्द को तरोताज़ा करता है, झुर्रियाँ कम करता है, आँखों की सूजन ख़त्म करता है। हड्डियों की मजबूती, विटामिन के की मौजूदगी हड्डियों को मजबूत बनाती है। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपने जो है वो अपनी डाइट में शामिल करनी है और फिर आप देखें कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ये ख़बर जी इस तरह की ख़बर है कि जो लोग बाबर आज़म के फ़ैन्स हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि T20 क्रिकेट बाबर आज़म ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। ये तो होना ही था। अच्छा जी, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आज़म ने T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। लाहौर में जनूबी अफ्रीका का जो मैच हुआ था, जो दूसरा T20 था, उसमें बाबर ने 4232 रन्स बनाकर मुकम्मल किए और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेट से जो है वो शिकस्त दी थी। अच्छा जी, अब एक और रिसर्च जो है वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं और ये रिसर्च कुछ इस तरह से है कि चीनी जिम का अनोखा चैलेंज, जो चीन में एक जिम है, उन्होंने एक अनोखा चैलेंज दिया जो उनके क्लाइंट्स थे उन लोगों को कि 50 किलो वज़न कम करने पर लग्जरी कार जो है वो इनाम में मिलेगी। अब इस हवाले से ये खबर कुछ इस तरह से है कि चीन के एक जिम ने ऐलान किया है कि जो शख्स 3 माह में 50 किलो वज़न कम करेगा उसे इस्तेमाल शुदा पोर्शे पैनामेरा दी जाएगी। ये गाड़ी है, एक एक्सपेंसिव गाड़ी है। अच्छा, उसके बाद शुरा को 10,000 युआन जो है वो फ़ीस के एवज़
तरबियत, रिहाइश और खाना फराहम किया जाएगा। माहिरीन सेहत ने इस चैलेंज को ख़तरनाक करार देते हुए कहा है कि इतनी तेज़ी से वज़न कम करना जिस्म के लिए नुकसानदेह है। जो मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि वज़न कम करें, मगर बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम करना आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी, क्या आपका ब्रेकअप हो गया है, थोड़ी ब्रेक चाहिए, थोड़ी छुट्टी चाहिए? नौजवान की दरख्वास्त का स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हो गया है। जी हाँ, दुनिया में ऐसी भी छुट्टियां होती हैं जो मांगी जाती हैं कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमें थोड़ी छुट्टी चाहिए, यू नो वी आर फीलिंग बैड, हमें किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। जी हाँ, ये एक स्क्रीनशॉट है जो कि वायरल हो गया और इसकी खबर जो है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि डेटिंग ऐप के CEO जसवीर सिंह ने अपने मुलाजिम की ईमानदार छुट्टी की दरख्वास्त का स्क्रीनशॉट शेयर करके सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। मुलाजिम ने लिखा है कि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ और वो काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा। इस ईमानदार दरख्वास्त ने सार्फिन से भरपूर दाद हासिल की। अजय जी, इस पर मेरा एक ही मशवरा है कि ये जो लोग हैं जो कि किसी की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। बाद में आपको जब पता चलता है ना कि आप जिस शख्स के पीछे भाग रहे थे और जो शख्स आपको नहीं मिला और आपकी कोई ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट नहीं हो सकी या कबूल नहीं हो सकी, बड़ी सारी आपने दुआएं की और फिर उसका आपको जो है वो शख्स नहीं मिल सका, तो इसमें अल्लाह की मसलियत होती है। और यकीन करें, बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके लिए बहुत बेहतर था जो अल्लाह ने सोचा था। तो अल्लाह का जो प्लान है उस पर राज़ी रहें। और अगर आपको कोई हर्ट करके चला ही गया तो आप अपने आप को हर्ट ना करें और बाकियों को भी हर्ट ना करें। हाँ, आपको याद ज़रूर आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें तंग करेंगी, लेकिन आप ये सोचें कि अगर एक शख्स आपको छोड़ के चला गया तो ये वही शख्स हो सकता था ना जो आपको बाद में भी छोड़ के जाता, तो ज़्यादा पेन होता। तो जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कराची के हवाले से। कराची गंदा नहीं, लोगों की सोच गंदी है। जी हाँ, ये जो जवेरिया जलील हमारी एक बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस है ना, इन्होंने ये स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया है। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई सबा कमर के हवाले से कि वो एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में बैठी हुई थी, जिस पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि भाई आपका कराची शिफ्ट होने का कोई प्लान है, तो उन्होंने बड़ा एब्रप्टली कहा नेवर, और मतलब बहुत अजीब से बिहेवियर में उन्होंने कहा जो बहुत सारे लोगों को बड़ा बुरा लगा। लेकिन कुछ लोग इससे अग्री करते हैं कि हाँ जी ठीक है, कराची में तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जवेरिया जलील जो हैं उन्होंने इनको रिप्लाई दिया और इसके अलावा मिशी खान जो हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया कि आपने जिस तरह से बात की कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा जी, जवेरिया जलील कहती हैं कि कराची से मुतालिक बयान पर मैंने ये उनका जो रद्द-ए-अमल है, उन्होंने कहा कि कराची गंदा नहीं है बल्कि लोगों की सोच गंदी है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने ही शहर को बुरा कहते हैं वो दरअसल अपने मुल्क को बुरा कह रहे होते हैं। जवेरिया सऊद ने कहा कि मज़ीद ये मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जी कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर, हमें अपनी धरती का हर कोना प्यारा है। और मिशी खान ने भी जो है वो इसी हवाले से बात की थी और उन्होंने कहा था कि जी सबा कमर जो हैं वो इंडिया भी गई होंगी और उन्होंने वहाँ जाकर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं जो मुंबई से जिनका ताल्लुक़ होता है। मुंबई शहर को बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, वहाँ तो छोटे छोटे चौल भी बने हुए हैं, लेकिन कभी वो डिसओन नहीं करते। कभी वो ये नहीं कहते कि जी ठीक है हमने शोहरत मुंबई से कमा ली है लेकिन हम रहना जो है वो दिल्ली में चाहते हैं या हम गोवा जाना चाहते हैं क्योंकि मुंबई जो है वो पसंद नहीं है। वो ओन करते हैं अपनी जगह पे। तो एटलीस्ट अगर आपको कोई जगह पसंद नहीं है तो कम से कम आप जिस जगह से अर्न करते हैं, नाम कमाते हैं, वहाँ के बारे में इस तरह से एब्रप्टली बात ना करें। हम रोज़ाना कहते हैं कि कराची से शहर को साफ़ करें, हम रोज़ाना कहते हैं कि कराची में सफाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कराची से प्यार नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम प्यार करते हैं, इसलिए इस शहर की डेवलपमेंट और तरक्की के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हो गई एक कंट्रोवर्सी वेलकम बैक। तो भाई अब हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े ज़बरदस्त शेफ़ ने जिनका नाम है अब्दुल्ला, और आप इन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये डिशेस बनाते हैं। इनका अपना खुद का रेस्टोरेंट भी है। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा अब्दुल्ला, हम हमेशा से बात करते हैं ना कि विंटर सीजन में कुछ डिशेस चेंज होती हैं एंड ऑल दैट। आज आप हमारे लिए क्या बना कर लेकर आएँ, पहले ये बताएं, और दूसरा अभी नई चीज़ें आप क्या इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, क्या चेंजेस करने जा रहे हैं आप अपने रेस्टोरेंट में? ये है चिकन ग्रिल्ड स्टेक सैंडविच है। ठीक है जी, और ये इसकी रेसिपी भी बहुत इजी बिल्कुल है। तो मैं चाहूँगी कि पहले झटपट पहले आप रेसिपी बताएं, हाँ फिर हम आगे बातें करते हैं। बिल्कुल।
इसकी रेसिपी ये है कि ये बहुत इजीली जो है वो घरों में जो है हमारे रेडी हो सकता है। और इवन यंगस्टर्स वगैरह जो जंक फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, हाँ। वो भी घर में ये ट्राई कर सकते और हैं। ये देखने में ऐसा लग रहा है अब्दुल्ला जैसे बड़ा हेल्दी है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इसको देखें ना, कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले जो है वो सबसे ज़्यादा लोग ये देख रहे होते हैं कि कैसे वो प्रेजेंट किया गया है, कैसे रखा गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से जो है अब्दुल्ला ने इसको प्रेजेंट किया और ये बड़ा हेल्दी है। और मेरे ख्याल में ये ब्रंच में भी खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग ज़्यादा फूडी हैं वो इसको ब्रंच में भी खा सकते हैं। इसकी रेसिपी आप बता रहे थे, रेसिपी बताइए। अच्छा, इसकी रेसिपी ये है कि इसका जो ग्रिल का जो पीस है, बेशक आप बीफ में भी ले सकते हैं और चिकन में भी ले सकते हैं। अच्छा, दोनों में ले सकते हैं। दोनों में ले सकते हैं। सही। और इसको इजीली घर में जो आजकल पैन के ऊपर भी ग्रिल शेप के अंदर वो आ रहे हैं, पैन जो है वो ग्रिल शेप में आ रहे हैं। अच्छा, वैसे आप उसको पैन जो है बिल्कुल वो पैन ग्रिल शेप में भी आ रहे हैं। सही। उसमें थोड़ा अच्छा हो जाता है, ये अच्छे तरीके से जो है वो स्टेक पक जाता है, स्टेक पक कुक हो जाता है। ठीक, बिल्कुल। हाँ। इसकी रेसिपी ये है कि आपको स्टार्ट के अंदर ऑलिव ऑयल लेना है या बटर लेना है, जो आप पैन के ऊपर लगा दें, ग्रिल पैन पे। और उसके बाद स्टेक का जो पीस है, चाहे वो चिकन हो चाहे वो बीफ हो, वो आप इसके अंदर रख दीजिए और 4 to 5 मिनट्स तक इसको अच्छे तरीके से पकने दीजिए। ठीक। इसकी एक साइड, हाँ। फिर इसको साइड इसकी चेंज करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से पकने देंगे। ठीक है। जब ये रेडी हो जाएगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसका एक पीस रेडी हो जाता है। ठीक। तो आप इसका जो चूल्हा है वो आप बंद कर देंगे और इसको स्टीम होने देंगे, ताकि ये जो है वो और जूसी फ्लेवर इसका रेडी हो अंदर। और इसके साथ इसकी एक डिप बनाएंगे, जिसके अंदर मेयोनीज के अंदर आप मस्टर्ड लेंगे और टोबैस्को इसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पेपरिका इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है। और उससे इसकी जो है वो डिप बन जाएगी, जो इसके बेस पे लगेगी ब्रेड के। ठीक है। और इसके साथ इसकी वेजीज जो है वो ऐड होंगी, जिसमें ऑनियन है, चॉप्ड ऑनियन जो है वो भी आप ग्रिल के ऊपर जो है वो कैरमलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही कैप्सिकम होंगी और इसकी टॉपिंग जो होगी, ये आपका जो है वो स्टेक की इंग्रेडिएंट जो है वो रेडी हो जाएगा। उसका जो इनर पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। अब इसकी जो है वो असेंबलिंग करेंगे। ओके। ठीक है। इसकी ब्रेड के अंदर जो डिप लगाएंगे, जो अभी हम लोगों ने डिप रेडी की है। जी जी। और उसके बाद जो है वो लेटस या आइसबर्ग ऐड करें। ओके। ठीक है। वेजीज इसकी ऐड होंगी ताकि ये हमारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। और इसके अंदर जो कैरमलाइज हम लोगों ने जो ऑनियन रेडी किए हैं वो ऐड होंगे। उसके बाद कैप्सिकम, देन इसके ऊपर हम लोग जो है ये स्टेक का जो पीस है वो इसके ऊपर रख देंगे। और उसके बाद आप इसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, एलेपिनोज भी डाल सकते हैं। वो लोगों की अपनी मर्जी है कि वो जितना ज्यादा चीजें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो कर लें। तो ये एक हेल्दी स्टेक जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला, यूजुअली ये आप किन टाइमिंग्स पे सर्व करते हैं? जैसे आप शाम के टाइम पे ज़्यादा सर्व करते हैं या आपको लगता है कि दिन में अगर कोई लंच के लिए कोई आ रहा है तो आप उनको सर्व करते हैं? वैसे ही हमारे पास जो है वो हमारी टाइमिंग्स में अवेलेबल होता है एनी टाइम। अच्छा। लेकिन ये चलता जो ज़्यादा है वो मॉर्निंग में ज़्यादा जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेकफास्ट हेल्दी के लिए लोग उसके ब्रेकफास्ट में ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है। तो ये है कि ये हेल्दी फूड है, एक तरह का है, हेल्दी फूड है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में और क्या चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर्दियों में ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें लोग ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट के अंदर हम लोग जो हेल्दी चीज़ें हैं वो इसी टाइप की जो चीज़ें हैं, सैलेड्स आप ले सकते हैं। अच्छा जी, जो आजकल हेल्दी जो सैलेड आ रहे हैं, जिसके अंदर बीफ स्टिक सैलेड भी आजकल स्टार्ट हुआ है। अच्छा। और अभी हम लोग उसकी R&D कर रहे हैं कि देखें अगर अप्रूव हो गया तो इंशाल्लाह हम उसको भी जो है वो रखेंगे अपने उसमें। सही। तो ये है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी आपके लिए। सही। अच्छा अब्दुल्ला, जो लोग बहुत ज़्यादा ना दिमाग का काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं, बड़े बड़े प्लान्स पे वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग जो है वो लगाना पड़ता है, एनर्जी उनकी सर्व होती है, रिसर्च का काम है या फिर कंटेंट मेकिंग है। तो ये रिसर्च हो, कंटेंट मेकिंग हो, कोई चीज़ सर्च करना हो, यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपका टाइम के साथ ना दिमाग बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है, एक एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है। इस तरह के लोग जो रिसर्च वर्क से रिलेटेड हों, कंटेंट मेकिंग करते हों, स्टूडेंट्स हों, पेपर की तैयारी कर रहे हों, ISSB की तैयारी कर रहे हों, MCAT की तैयारी कर रहे हों, इनके लिए एक भरपूर डाइट ड्यूरिंग स्टडी क्या हो सकती है? देखिए, ड्यूरिंग स्टडी तो आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे हम लोग प्रॉपर 3 टाइम खाना खाते हैं। ठीक है। ये जैसा आपने बताया कि रिसर्चिंग के टाइम या स्टडीज़ के टाइम, तो हम लोगों को मील जो है वो वक्फे से लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक। मतलब पोर्शंस पे हम ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मील्स ले लें, लेकिन जो है वो पोर्शन क्या डाइट में शामिल करें?
उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्दी सैलेड्स हो गए, सही, और मीट हो गया जिसको हम लोग जो है वो बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं, एग के साथ कोई एग के चीज़ साथ बना उसको के। कर सकते हैं हम लोग। हाँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो डायरेक्ट जो है वो अच्छा, नींबू पानी का भी लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप बिल्कुल, थोड़ा ये सा भी बहुत नींबू पानी भी beneficial जो है, है वो बिल्कुल अपनी, ऐसे ही। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं तो नींबू पानी भी नींबू पानी आप भी। शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसमें आपके पास इस तरह के जूसेस जो हैं, फ्रेश जूसेस में जो एनर्जी भी देते हैं और प्रोटीन भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से आपके पास जूसेस होते हैं जो आप बताना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, हमारे पास जो है वो बीट रूट्स हैं, बीट रूट का हाँ, और बीटरूट, बीट रूट, एप्पल, ABC जूस आजकल एक बहुत ज़्यादा जो है वो इन है, हाँ। जो सुना होगा आपने। बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाँ। इन है इसके अंदर, तो वो भी अवेलेबल व्हाट है विल यू प्रेफर टू द पीपल के एनर्जी के लिए, एनर्जेटिक रहने के एनर्जी लिए? बूस्ट करने के लिए। हाँ, तो सबसे अच्छा जो है वो अनार और बीट रूट को आप जो है वो मिक्स करके बिल्कुल मिक्स करके, उससे एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, स्किन भी बड़े फायदे हैं स्किन उसके। भी हाँ, बहुत स्किन खूबसूरत हो जाती है जी। अनार अगर आप खाते ना रोजाना एक अनार, तो आप देखें आपकी स्किन जो है वो कितनी ज़बरदस्त ग्लो करेगी, और एक अनार से आपको 100 फायदे हो जाएंगे जी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा। अनार हो गया, एप्पल हो गया। हाँ, एप्पल से अनार भी हो गया, बहुत- एप्पल हो गया। अच्छा, और डिशेस के बारे में बताएं कि सर्दियों में और कौन कौन सी डिशेस जो है वो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मैं देसी खाने की बात कर रही हूँ कि देसी में आपके पास, आपके रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा है जो नहीं, देसी पसंद करते हैं? आते तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारा जो है वो प्रॉपर एक बर्गर जॉइंट है, तो उसके अंदर तो हम लोगों के पास सैंडविचेस, बर्गर्स और इसी से रिलेटेड जैसे सी फूड भी हम लोगों के पास क्योंकि है। मैंने देसी ये खानों का इसलिए ज़्यादा पता किया ना कि सर्दियों में लोग देसी बिल्कुल खाने ऐसे ही है। ज़्यादा खाते हैं, और ये चीज़ें जो है वो ब्रेकफास्ट या फिर वो शाम के टाइम शाम पर में, चाय के साथ रिफ्रेशमेंट के ज़्यादा, साथ, बिल्कुल ऐसे रिफ्रेशमेंट ही के है। साथ ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो रिफ्रेशमेंट के साथ अगर कोई ये स्टेक बना रहा है तो उसको महंगा नहीं पड़ेगा अब्दुल्ला? नहीं, ये महंगी डिश है? नहीं महंगी डिश तो नहीं है। मैंने नहीं जैसे है? आपको बताया कि घर अच्छा। में इजीली जो है वो हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि घर में जो है वो चिकन भी अवेलेबल होती है, अच्छा। नॉर्मली बोनलेस जो होती है, हम उसके अंदर भी इसको रेडी कर सकते हैं। मतलब इसके कितना कि बजट बताए ना, कितना बजट है? मतलब अब कोई चाह रहा है कि जी ठीक है अब्दुल्ला की रेसिपी हम घर पे ट्राई करते हैं, अब उसको कितने बजट में ये स्टेक 300-400 में भी रेडी हो जाएगी। ये 300 to 400 में भी रेडी हो जाएगी? दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिंपल वेजीज हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और चिकन का इसके अंदर जो है वो 80 to 90 ग्राम का पीस जो है वो सिर्फ रखा add-on हुआ है, हाँ, बिल्कुल वो सही। हुआ, तो वो तो इतना कॉस्टली नहीं है। Costly 300 नहीं to है। 400 में ये आराम से आपकी जो है वो रेडी हो जाएगी, Ready बल्कि हो इसके जाएगी। कम में ही होगी। अच्छा, कम में ही होगी चलिए इसे। जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि अगर शाम में आप ये स्टेक्स खाना चाहते हैं, मॉर्निंग में लेना चाहते हैं, या फिर ब्रंच के तौर पर लेना चाहते हैं, तो ये आपकी 300 से 400 में जो है ये डिश रेडी हो जाएगी। देसी खानों की हम बात कर रहे थे। देसी खाने अभी तो आपका कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का है, खुद किधर खाने जाते हैं ये बताएं आप? देसी खुद खाने तो बहुत सारी जगह हैं। हाँ। जैसे मैं निहारी का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, हाँ। तो निहारी तो जावेद निहारी, मज़ेदार की हाँ, निहारी, सही। तो ये जगहें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा, और बंस रोड के खाने हो गए, जाहिद की निहारी है, जाहिद की निहारी हो गई, है जावेद जी। निहारी हो गई, हाँ। और इदरीस की निहारी हो गई। निहारी इदरीस तो की निहारी होगी। बहुत अच्छा, ज़्यादा ये सारी निहारी बनाते हैं बिल्कुल। अब, क्योंकि आप शेफ हैं तो आपको तो पता चल जाता होगा ना कि भाई ऐसे ही है। इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ये इतने मशहूर जो निहारी वाले होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं और इनका टेस्ट कैसे डिफरेंट होता है? बहुत ज़्यादा, जैसे किसी जो जावेद की निहारी हाँ। है वो उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा। उसके मसाले जो है वो काफ़ी हाँ। ज़्यादा अच्छे हैं। अब जो इदरीस की निहारी है उसकी थिकनेस कम है, हाँ। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट जो है वो तो वो जो कंपैरिजन करना हर है वो किसी आपको की एक बाइट में, जितने भी पकवान है ना, इन सब की जो रेस्टोरेंट है, इन सब की निहारी एक दूसरे से अलग होती है, अलग लेकिन होती है। मज़ेदार होती है। बिल्कुल। इसी तरह कराची की जो बिरयानी है, कोई एक है, कोई 12 Different, मसालों की बिल्कुल। बिरयानी है, एक सिंधी बिरयानी भी है, बम्बई बिरयानी है। बम्बई बिरयानी भी है, दिल्ली वाली बिरयानी दिल्ली भी बिरयानी भी है, है, बिल्कुल। देग की बिरयानी अलग है। अब्दुल्ला, ये थोड़ी देग की बिरयानी का कॉन्सेप्ट मुझे बताएं। लोग कहते हैं जी जो बिरयानी देग में पकती है, यानी प्रॉपर देग वाली बिरयानी अलग है, उसको देगी बिरयानी कहते हैं। यानी घर में अगर आप एक बिरयानी बना रहे हैं, मैं एक जो है ना वो वीडियो देख रही थी, उसमें बंदे ने बताया कि देगी बिरयानी अलग होती है। ये क्या कॉन्सेप्ट है देगी बिरयानी ये का? बस हर चीज़ का एक, जैसे कहते हैं ना कि आप घर के अंदर मटका बिरयानी भी है भाई। मटका बिरयानी, हाँ। आप घर के अंदर एक दाल बनाए नॉर्मल, और एक आप मिट्टी के बर्तन के अंदर आप दाल बनाइए, उसका अपना जायका है, और नॉर्मल जो बर्तन के अंदर बना रहे हैं उसका आपका अपना जायका है, तो हर चीज़ का एक जो है वो अलग फ्लेवर आ जाता है। हाँ, तो इसी तरीके से जो हम लोग देख के अंदर जो बाहर की बिरयानी है, वही इंग्रेडिएंट हम घर में इस्तेमाल करें तो वैसी नहीं बनेगी, वैसी नहीं वो बनेगी। हाथ का फर्क अच्छा जाता है। देखिए, ये ना एक वाकई में एक सेंसफुल सी बात बिल्कुल। है कि मटका बिरयानी अगर आप खाएं ना, उसका टेस्ट वाकई अलग होगा। बिल्कुल अब ऐसे ही मुझे है। नहीं पता कि वो मटके में डालने की वजह से आ जाता है या क्या इशू है। देग की बिरयानी आप खाएं, देगी बिरयानी जो कहलाती है वो बिरयानी, अलग है। वो different घर है। की बिरयानी आप मसाले वाली
जो घरों में बनती है वो बिल्कुल अलग है, फिर 12 मसालों की जो बिरयानी है उसका जायका अलग ही नहीं। कराची जो है ना इज़ फुल ऑफ लाइफ, इज़ फुल ऑफ फूड, यानी फूडी लोगों के लिए जो है ना वो कराची बेस्ट है कि अगर आप फूड लवर हैं तो यू कैन विजिट इन कराची और आप आके यहाँ पर फूड एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप हमारे शो पर आए। चलें जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मिलवाएंगे आपको शाहज़ेब भाई से, जो आपको बताएंगे आसान तरीका मुल्क से बाहर जाने का, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमें ज्वाइन किया है शाहज़ेब भाई ने, जो कि वीज़ा एक्सपर्ट हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया नेशनल इनोवेशन वीज़ा की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एक और जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये है नेशनल इनोवेशन वीज़ा। शाहज़ेब भाई बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। ये वीज़ा के बारे में बताएं कि ये क्या इनोवेशन वीज़ा मुतारिफ़ कराया गया है, ये कैसे काम करता है और लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, नेशनल इनोवेशन वीज़ा बेसिकली एक परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया का। हाँ। और इसको पहले इन्होंने नाम दिया हुआ था ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। अच्छा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा का भी इन्होंने नाम चेंज किया अभी कुछ पिछले 2-3 महीने में, और इन्होंने जब नेशनल इनोवेशन वीज़ा इसको कहा है तो कुछ चेंजेस लेकर आ गए और कुछ आसानी कर दी इसमें इन्होंने। अच्छा, अब आसानी क्या कर दी है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? पहले हम तकरीबन अगर 3-4 बेनिफिट्स की इसकी बात करते हैं तो इसमें एक तो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है ये, यानी कि आप अपनी फैमिली जो भी आपके 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं और आपकी मिसेज हैं, आप खुद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट परमानेंट इमिग्रेशन है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन चल रही थी पिछले 3 से 4 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो कि सब क्लास 189, 190, 491 इमिग्रेशन थी, उसमें हो ये रहा था कि एक तो पॉइंट्स का कट ऑफ बहुत हाईएस्ट हो गया था। ठीक। हाईएस्ट होने की वजह से आपको आइल्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता था। हाँ। और पूल में उस टाइम पर तकरीबन 3.25-3.5 लाख लोग बैठे हुए थे जो इन्विटेशन का वेट करते थे। ठीक। इतना हाई कैलिबर प्रोफाइल्स के बाद भी। हाँ। तो उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है नेशनल इनोवेशन वीज़ा, क्योंकि डायरेक्ट आपको PR मिल रही है इसमें। दूसरी इसमें जो चीज़ है कि आप पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तीसरी चीज़ इसमें एक और बड़े जो मज़ेदार है कि जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं तो आप सिर्फ वोट कास्ट करने के अलावा तमाम राइट्स बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक वेलफेयर स्टेट है। हाँ। उसमें बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल तमाम चीज़ें आपको फ्री मिल रही होती हैं। इसमें अगर हम इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें कोई स्पेसिफिक एजुकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक। बस आपके पास इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन का क्या मतलब है, इसमें 4 से 5 सेक्टर्स इन्होंने इसमें डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा। कि अगर आपका ताल्लुक कोई भी ग्लोबल रिसर्चर से, यानी कि अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्चर हैं या थॉट आप लीडर हैं कहीं के। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कि अगर आप इनोवेटर हैं, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया मौजूद है या आप एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा जो चौथी स्ट्रीम है आप लोगों के लिए वो है क्रिएटिव्स की और एथलीट्स की। तो आज इसमें बड़ी जबरदस्त चीज़ है कि जो एथलीट्स हैं, जितने स्पोर्ट्स मैन हमारे हैं, क्रिकेटर्स हो गए, हॉकी के हो गए, या कोचेज हैं इवन जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, वो तमाम लोग इसमें आए थे। क्रिएटिव्स के अंदर मीडिया एंकर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, तमाम ये सब वो लोग आए थे। 5वें जो इनमें स्ट्रीम है वो है अदर ग्लोबल प्रोफेशनल्स की। अच्छा। यानी कि वो तमाम लोग जो इन 4 स्ट्रीम्स में मीट नहीं कर रहे, वो 5th स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, यानी किसी भी तरह का कोई भी अदर प्रोफेशनल्स हैं। ये कौन कौन से लोग हैं? चलिए आपने क्योंकि मेन स्ट्रीम जो है वो तो बता दिया कि जी मीडिया के लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्संस हैं, या फिर और कौन से 2 प्रोफेशनल आपने बताया? मैंने इनोवेटर्स बताया, एंटरप्रेन्योरशिप बताया, और एंटरप्रेन्योरशिप जिसका बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। इसके अलावा अब इन चारों कैटेगरीज को कोई मीट नहीं करता, जी, तो वो कौन कौन से लोग हैं? वो अदर ग्लोबल प्रोफेशनल्स के अंदर आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, ओके, कोई मतलब रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट है, या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है कोई, वो तमाम लोग जो कि जिनके स्किल्स मौजूद हैं। हाँ। और वो इन 4 कैटेगरीज में मीट नहीं हो रहे। हाँ। वो तमाम के तमाम लोग अदर ग्लोबल प्रोफेशनल्स के अंदर जाएंगे। सही। अच्छा, ये 5 उन्होंने प्रायोरिटीज दी हुई हैं, लेकिन इसमें जो एक हैक है वो ये है कि आपके पास कोई अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स या कोई अवार्ड्स या आपकी कोई मीडिया अपीयरेंसेस रहे हों, यानी कि मीडिया के आपके कहीं ना कहीं कनेक्शंस रहे हों। हाँ। कोई आपने अच्छी इनोवेशन की थी तो वो न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश हुई है या मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हो, या आपके पास इंटरनेशनल कोई रिकग्निशन है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से रिप्रेजेंट, मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके। हाँ। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में एज अ की नोट गेस्ट स्पीकर इन्वाइट हो रहे होते हैं। हाँ। इस तरह की जो आपकी इंटरनेशनल और नेशनल अचीवमेंट्स हैं। हाँ। फिर आपका इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, आपने PhD किया, डजंट मैटर। तो ये तमाम उन लोगों के लिए है कि जिनके पास अपने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ें ज़रूर मौजूद होती थी, लेकिन डिग्री नहीं होती थी उनके पास। अच्छा। स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती थी। ये तमाम उन लोगों के लिए प्रोग्राम है।
और इसमें कुछ उन्होंने अगेन स्पेसिफाई कुछ चीज़ों को किया हुआ है कि जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग भी इसमें आ जाते हैं, जो लोग ज़मीनों पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर में बहुत एक बड़ा इसमें गैप है और वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये कुछ हमारी अभी रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई। अगर हम इसकी मजीद बात करते हैं तो प्रोसेस भी इसका अगेन ऑस्ट्रेलिया का जितना एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है उसके मुकाबले अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं बड़ा सिंप्लीफाइड है। और उसकी बड़ी मेजर वजह यह है कि जो अर्ली अडॉप्टर लोग होते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम को अडॉप्ट करते हैं उसमें ज़रा कम जो मार्जिन होता है, आपके पास ज़्यादा मतलब कम कंपटीशन होता है, तो आपके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उस प्रोग्राम में अडॉप्ट हो जाएंगे या पिक हो जाएंगे आप। हाँ, तो अभी चूंकि ये नया प्रोग्राम है, अभी लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जितना क्विकली अगर हम अपने इसमें अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारे सक्सेस चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इसमें अभी जो कोटा इनिशियल लेवल पर अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया ने, वो तकरीबन 4000 लोगों का कोटा अनाउंस किया है ईयरली बेसिस पे। अब ज़ाहिर कंपटीशन अक्रॉस द वर्ल्ड है। और एक और आखिरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी वो ये है कि इसकी फ्री एप्लीकेशंस हैं। इसमें कोई अमाउंट, सिंगल अमाउंट स्पेंडिंग नहीं है। यानी कि आपने इसका जो पूरा केस प्रिपेयर करके सबमिट करवाना है। अगर आप कंसल्टेंट को फीस नहीं भी देना चाहते, आप खुद एक्सप्लोर करें प्रोग्राम को, आप देखें और फ्री एप्लीकेशन फाइल करें। सही। तो एक तो फ्री की वजह से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में। सही। दूसरी चीज ये कि इसका जो कोटा है 4000 लोगों का, वो जल्दी फुलफिल हो जाएगा। तो इसमें मेरा आइडिया ये है कि शायद जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशंस कोई हैं उनके पास, उनके लिए बड़ा आइडियल प्रोग्राम है। और अगर वो उसमें अप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल है बड़ा जल्दी चांसेस हैं, बड़े जल्दी चांसेस हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये इनोवेशन वीज़ा जो है इसका एक नया इन्होंने जो है ये पूरा इंट्रोड्यूस कराया है कि भाई जितने भी इनोवेशन से रिलेटेड लोग हैं, जस्ट लाइक क्रिएटिव लोग हैं, मीडिया एंकर पर्सनस हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, या फिर स्किलफुल लोग हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर किसी फैमिली को अप्लाई करना है, ठीक है, अब फैमिली में क्या, चलें जी फैमिली में 4 लोग हैं जी, अब वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो कितने चांसेस होते हैं कि ओवरऑल पूरी फैमिली जो है उनका ही वीज़ा हो जाए और वो सब के सब चले जाएं? ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो जजमेंट हो रही है सिर्फ वो मेन एप्लीकेंट की हो रही है। अच्छा, ठीक है, उनकी स्किल्स की जजमेंट हो रही है। इवन बहुत सारे ऐसे फैमिलीज में लोग हैं कि जिनके स्पाउसेस की एजुकेशन होती ही नहीं है। तो लेकिन पूरी फैमिली का वीजा है, पूरी फैमिली का वीजा है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ एजेस हैं उनकी, एज लिमिटेशन है 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं। और स्पाउस अगर हैं, बच्चे अब आपके 1 हैं या आपके 5 बच्चे हैं, आपकी फैमिली का पार्ट है वो। उन तमाम लोगों की ये इमिग्रेशन हो रही है। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप मेन एप्लीकेंट बन रहे हैं, आप अपने स्किल्स की जजमेंट करवा रहे हैं, एंड देन उसके बाद अगर आपकी इमिग्रेशन हो जाती है तो आप पूरी फैमिली के साथ मूव हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। और इसमें जो प्रोसेस इन्होंने एक और बनाया हुआ है, वो ये सिस्टम ये किया हुआ है कि आपको इनिशियल लेवल पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना है फेडरल गवर्नमेंट में, जो कि स्किल सेलेक्ट के थ्रू, स्किल सेलेक्ट जो इसकी वेबसाइट है उस पर जाके अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइल करते हैं। इसमें एक किसी के वालिदैन बुजुर्ग हैं, उनको भी जाना है, तो वो कैसे फिर एप्लीकेबल होंगे इस पॉलिसी में? अच्छा, वैसे इंटरनेशनली जो है हमेशा जब फैमिली की डेफिनेशन देखी जाती है तो उसमें स्पाउस और बच्चे शामिल होते हैं। अच्छा, क्योंकि पेरेंट्स शामिल नहीं होते? हाँ, पेरेंट्स शामिल नहीं होते। क्योंकि जब 18 साल से अबव हो जाते हैं, हाँ, पेरेंट्स को फ्यूचर में कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, अभी फॉर द टाइम बिंग हम सिस्टम का पार्ट तो उनको नहीं बना सकते, लेकिन कल को इमिग्रेशन अगर हो जाती है तो पेरेंट्स की इमिग्रेशन भी अप्लाई हो जाती है। यानी कि आप अपने पेरेंट्स को भी बाद में फ्यूचर में आप बुला सकते हैं, और अपने, क्योंकि आप खुद परमानेंट रेजिडेंट का टाइटल लिए हुए होंगे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद अपनी फैमिली को अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपकी फैमिली की, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं, इवन सिबलिंग्स हैं, आप उनको भी इन्वाइट कर सकते हैं और वो फिर शामिल हो जाएंगे। अगर इस प्रोग्राम का एक और मैं जबरदस्त एक फीचर बताऊं, अगेन इसमें कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे वाह, आप जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले EB2 NIW था यूएसए का, जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भी एक प्रोग्राम ऐसा लॉन्च कर दिया जिसमें आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एज की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो अप्लाई करना चाह रहा है लेकिन उसकी फैमिली नहीं लेके जाना चाह रहा, वो अप्लाई कर सकता है इसमें? बिल्कुल कर सकता है, सही, इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। इवन इन्होंने एज का जो ब्रैकेट दिया हुआ है वो 18 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक का है। ठीक। लेकिन एक एक्सेप्शनल एबिलिटी का एक और सेक्शन बनाया हुआ है कि इवन अगर आपकी एज 18 साल से कम उम्र है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बच्ची है, हमारे यहाँ IT स्पेशलिस्ट है, और वो IT स्पेशलिस्ट बच्ची है, उसकी एज 13 साल है, लेकिन उसको बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। तो अब अगर वो बच्ची इमिग्रेशन करना चाहती है तो उसकी भी हो जाएगी इसी प्रोग्राम में। तो उन्होंने उसका एक लेवरेज दिया हुआ है कि तो अगर किस किसी तरह की के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, एक तो उन्होंने एज का ब्रैकेट दे दिया, उनके लिए यही रिक्वायरमेंट है जिनके 18 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने 8 साल में कोई इंटरनेशनल अवार्ड ले लिया है या 10 साल की उम्र में ले लिया है,
तो वो लोग कौन करेंगे? वो तो खुद ब खुद ही इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे ना, वो कर ही सकते हैं, वो कर ही सकते हैं लेकिन apply। उसके अलावा और कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स किसी भी तरह का अप्लाई कर किसी भी सकते हैं, बस सिर्फ उनके पास कुछ रिकग्निशंस मौजूद हों, Okay। यानी कि स्पोर्ट्स में कोई अच्छा अवार्ड लिया हुआ हो, या जैसे कैंगरू फेस्टिवल होता है, ठीक है, कैंगरू फेस्टिवल में स्पेलिंग्स का जो एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, आप उसमें कंपटीशन में विन करते हैं, यानी कि आपकी कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी आपने अवार्ड्स विन किए हैं, हाँ। आपके पास रिकग्निशन मौजूद है, तो आप ये वीजा बच्चा हो अब या मैं यही तो कह 55 रही हूँ ना प्लस हो, शाजिब भाई कि अब नहीं है स्टूडेंट्स के पास रिकग्निशन, तो वो कैसे एप्लीकेबल वो फिर स्टूडेंट वीजा में जाएगा, वो अच्छा, इस फिर वीजा वो में नहीं स्टूडेंट वीजा में जाएगा, जाएगा। क्योंकि इस भाई वीजे का जो स्टूडेंट्स जितने भी आप ऑब्जेक्टिव है सुन वो रहे हैं ये ना, है। सुन ले, ये जो ऑस्ट्रेलियन इनोवेटिव वीज़ा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोई रिकग्निशन इंटरनेशनली हासिल की हुई हो, बिल्कुल ऐसे। वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनका एमिग्रेशन हो सकता है। तो आप सख्त मेहनत करें, अगर आपने बगैर आइल्स के जाना है तो अब बगैर आइल्स के जाना है तो फिर आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है वो स्टूडेंट वीज़े पे जाएंगे, स्टूडेंट वीजे का जो एक प्रोसेस है उसको वो अडॉप्ट करें तो उसमें जा सकते सही, हैं, बिल्कुल। तो उसमें जा सकते हैं। तो भाई अगर आपने बगैर जो है ना वो मेहनत किए और बगैर कोई भी ऐसी स्किल हासिल की, आप ये सोचते कि आप मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो मुमकिन नहीं है। आपको हर तरह का वीज़ा जो भी अप्लाई करना है उसमें आपने मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इसके थोड़े से ड्यूरेशन की बात करें, हाँ। तो इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़ा सा हेजल प्रोग्राम्स होते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्रोग्राम होते हैं, किसी में 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे इस प्रोग्राम के अंदर 3 से 6 महीने के दरमियान पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। सही। आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बनाया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया आपने, वहाँ से आपको मतलब फॉर्म 1000 मिल जाएगा, एंड देन आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा एप्लीकेशन की कुछ फीस होती हैं, ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में अपनी फीस काफ़ी ज़्यादा है इमिग्रेशन की, आपको वो फीस पे करनी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपकी अप्रूवल पहले हो रही है। हमारे यहाँ लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि हम कम से कम अपना रिस्क मैनेजमेंट रखें, कम से कम फीस में हमें पहले अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद तो आप हमसे जितने भी पैसे कहेंगे हम आपको दे देंगे, हाँ। तो वो एक श्योरिटी ज़रा चाह रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है ये कि अगर वो चाहें तो वो अपना केस बना के बाद में फाइल करना, पहले जो है वो एंड देन उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो अभी इसमें जल्दी चांस है क्योंकि नया प्रोग्राम है ये। नया प्रोग्राम है, तो भाई ये नया प्रोग्राम आया है ऑस्ट्रेलियन इनोवेशन से रिलेटेड वीज़ा, जिसमें क्रिएटिव लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी करें, देर ना करें। लेकिन अगर आप वाकई अपने मुल्क में कामयाब हैं और वाकई आपकी कोई एज स्टूडेंट रिकग्निशन है इंटरनेशनली, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे। बाकी फिर ये जो दीगर प्रोफेशन है उनके लिए जो है बड़ा ज़बरदस्त चांस है कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाजिब भाई, आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है और आज के शो का फीडबैक हमारी सोशल साइट पर ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग City at 10।